ओके सो 8 o'clock हो चुके हैं और क्लास चालू कर देता हूँ। मैं सेशन को रिकॉर्डिंग में डाल देता हूँ, ठीक है ना। तो एक फाइन। तो आप लोग सभी लोगों ने पाइचाम इंस्टॉल कर लिया होगा। तो आज हम लोग जो है अपना जर्नी डीजेंगो का स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा डेस्कटॉप है और ये आपका इस तरह का एक पाइचाम का आपका आइकन आया होगा डेस्कटॉप के ऊपर में। तो आप इसको सिंपली क्लिक कर लो और इसको खोल लो, ठीक है ना। तो अगर इसमें ऑलरेडी अगर पहले से कोई प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो तो वही बाय डिफ़ॉल्ट खुलेगा। और नहीं तो क्या है कि आप एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हो। तो मैं कैसे एक नया प्रोजेक्ट बनता है मैं पूरा वो आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो सिंपली मैं यहाँ पे जाऊँगा, फाइल में जाऊँगा। अगर हमारा कोई पुराना प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, जब जब आप पाइचाम को खोलिएगा तो पाइचाम आपको क्या दिखाएगा, टिप्स ऑफ द डे दिखाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको पढ़ भी सकते हो। ये आपके पास अगर सपोज अपने पूरे एक साल में लगभग 500 बार 500 टाइम्स अपने पाइचाम को खोला, तो 500 टाइम्स आप अगर पाइचाम को खोलते हैं तो इसका मतलब क्या है कि 500 टिप्स आपको मिल गया। तो इस तरह का टिप्स है इसके अंदर, आप लोग उसको पढ़ सकते हो और उसको यूज़ भी कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस डाउन, कंट्रोल प्लस अप, इस तरह करके, राइट। और जैसा प्रोजेक्ट का मैंने बताया कि आप सिंपल यहाँ चले जाओ, सिंपल है एकदम। पाइचाम में जाओ और अगर आप लोग न्यू टाइम कर रहे हो तो वहाँ पर आपका पहले ही एक लिस्ट खुलेगा जिसमें आपका न्यू प्रोजेक्ट या ओपन प्रोजेक्ट का ऐसा ऑप्शन आएगा। तो पहले आपको न्यू प्रोजेक्ट में चले जाना। आप जैसे न्यू प्रोजेक्ट पे जाओगे तो यहाँ पर क्या है, लोकेशन आपके प्रोजेक्ट का बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन कहाँ सेव हो रहा है वो दिखाएगा। तो जैसे मेरा यहाँ पर है सी यूज़र एनिमेस पाइचाम प्रोजेक्ट, मेरा यहाँ पर है। मैं इस प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन। नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा नाम हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, स्टूडेंट्स, बस स्टूडेंट का मैं एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ, ठीक है ना। आप यहाँ पर देख लो कि यहाँ पर क्रिएट हो रहा है न्यू इन्वायरमेंट यूजिंग। क्या आप यहाँ पर इन्वायरमेंट बनाना चाहते हो? यहाँ पर जैसे आपका यहाँ पर दिखाया है, जैसे पिप इन्वायरमेंट है, कॉन्डा भी है। तो यहाँ पर मेरा वर्चुअल इन्वायरमेंट है, वो उसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। और यहाँ पर क्या है कि आपका जैसे कि यहाँ पर जैसे देख लो, जब आप किसी मशीन पे अगर फर्स्ट टाइम अगर पाइथन इंस्टॉल कर रहे हो तो वहाँ का जो मशीन का दो आपके पास होगा। अगर आप एनोकोंडा किए हो तो आपको एनोकोंडा के लिए एक अलग सा कोंडा का दिखा रहा होगा। और एक आपका मशीन पे अगर आप पाइथन इंस्टॉल किए हो तो उसके लिए वो एक अलग आपको दिखाएगा एग्जीक्यूशन फाइल्स लिंक, राइट। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर उसको ही रहने देना है बाय डिफ़ॉल्ट जो शो कर रहा है। अगर आपका यहाँ पर कोंडा कर रहा है तो आप एक काम करना है, यहाँ पर जाकर सिस्टम इंटरप्रिटेटर सेलेक्ट कर लेना। और उसको बाद आप यहाँ पर कर लो और यहाँ पर देखो क्रिएट ए मेन डॉट पी वाई। अगर आप चाहते हो कि आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हो उसमें मेन डॉट पी वाई एक वेलकम स्क्रिप्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड हो, अगर चाहते हो तो ठीक है, नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसको मुझे नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ से हटा दिया और यहाँ पर क्रिएट कर देना। जैसे आप क्रिएट करोगे, अगर आपका पिछले कोई अगर प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं आप पाइचाम के अंदर पे, तो वो रहेगा। उसके लिए आपसे पहला ऑप्शन मांगेगा कि डिस विंडो, कि आप इसी विंडोज़ में खुलना चाहते हैं या नया विंडो में खुलना चाहते हो। तो मैं ये इसको न्यू विंडो कर देता हूँ। और ये तब तक बनता है, तब तक क्या करते हैं, ये तब तक बनने दीजिए। पहले क्या करेगा, ये आपके लिए एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएटिंग करेगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, आप उस पर डीजेंगो इंस्टॉल करोगे, जिंजा टेम्पलेट इंस्टॉल करोगे और जैसे जैसे आपको ज़रूरत होता रहेगा आप उस हिसाब से अपना उसको डाउनलोड करते लेना। इट विल टेक हार्डली 1 to 2 मिनट, राइट। आपकी मशीन के स्पीड के ऊपर भी ये निर्भर करता है कितने जल्दी ये वर्क कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया और जिसमें मैंने एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट के अंदर पे जो हमने फोल्डर बनाया था उस फोल्डर का नाम हमने दिया था स्टूडेंट, राइट। अच्छा, अभी आप इसको मिनिमाइज़ कर लो और आपका पुराना वाला खुला हुआ होगा तो उसको आप बंद कर लो, ठीक है। अभी आपका पाइचाम ये हो गया, ठीक। तो आप यहाँ पर टर्मिनल में चेक करो तो देखो यहाँ पर क्या होगा, आपका VENV ये जो है आपका ये एक्टिवेट होगा। अगर आपका एक्टिवेट नहीं है तो समझ लीजिएगा कि आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट वर्क नहीं कर रहा है। तो एक बार इसको आप लोग जरूर चेक करिएगा। तो मेरा यहाँ पर क्या है, VENV वर्क कर रहा है। अगर मैं इस टर्मिनल में अगर ये लिखूँ पिप वर्सन, राइट, तो ये मेरा क्या वर्जन दिखा रहा है, 22.1 वर्जन ये मेरा इंस्टॉल्ड है। ये पाइथन 3.9 के लिए। अगर मैं पाइथन का वर्जन चेक करूँ, पाइथन का वर्जन क्या दिखा रहा है, 3.9.6, राइट। मैं इसको CLS मारता हूँ और यहाँ पर चेक करता हूँ डीजेंगो एडमिन वर्जन।
ठीक है ना। तो अभी क्या दिखा रहा है, ये मेरे को दिखा रहा है Django admin is not recognized as an internal or external command because I didn't install Django till now in my virtual environment. So what I have to do, the first step, आप लोग इसको नोट डाउन करते रहना। आप जब फर्स्ट टाइम अगर वर्चुअल इन्वायरमेंट आपका बन चुका है, पाईचाम पे अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले स्टेप आपका क्या है, आपको सिंपली यहाँ पर जाना है, फाइल में जाना है, और यहाँ पर देखिए आपको सेटिंग में जाना है। आप जैसे ही सेटिंग में जाओगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का नाम जो आपने स्टूडेंट दिया है, तो यहाँ पर शो करेगा वो प्रोजेक्ट स्टूडेंट। आपको सिंपली इसको खोलना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर मिलेगा और एक प्रोजेक्ट इंटरप्रिटेटर। तो सिंपली आपको कहाँ जाना है, पाइथन इंटरप्रिटेटर के अंदर। आप जैसे पाइथन इंटरप्रिटेटर के अंदर जाते हो तो यहाँ पर आपको पिप का जो वर्जन आपके मशीन में, जो आपके इन्वायरमेंट में इंस्टॉल है, उसका वर्जन शो करेगा और सेटअप टूल्स शो करेगा। तो सिंपली यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर प्लस का साइन होगा, यहाँ पर भी हो सकता है या यहाँ पर भी हो सकता है, जैसे आपके पाईचाम के अंदर पे हो। तो मेरा यहाँ पर शो कर रहा है, मैं सिंपली इसको क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं सर्च कर लूँगा। तो बेटर रहेगा आप लोग भी अपने मशीन को इंटरनेट से कनेक्ट करके रखिएगा। Django यहाँ पर आप लोग सर्च करिएगा, यहाँ पर देखिए 4.0.4 वर्जन आ जाएगा। तो ये 4.0.4 वर्जन के बारे में मैं बता देता हूँ कि अगर आप 4.0.4 पे अगर वर्क कर रहे हो तो आपका जो पाइथन का वर्जन 3.6 से अबव होना चाहिए, ठीक है ना। तो मेरा करंट वर्जन अभी पाइथन के अंदर जो मशीन है उसमें कितना है, 3.9। सो आई एम कंफर्टेबल वर्किंग विथ 4.0.4, राइट। और अगर आपका 3.6 से लो वर्जन है या 3.5 के लगभग वर्जन है, तो आप यहाँ पर जाकर स्पेसिफाई वर्जन में जाकर आप यहाँ पर अपना वर्जन चेक कर सकते हो या सेलेक्ट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो वो आप अपने हिसाब से कर लेना। तो मैं यहाँ पर अभी स्पेसिफाई वर्जन नहीं मेंशन करता हूँ, मैं जो यहाँ पर Django है उसी को रहने देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको इंस्टॉल पैकेज कर लेता हूँ। So it will take nearly 1 to 2 minutes, right? And after that, it will show you that Django installation complete. Okay, so now here is showing as package Django installed successfully. तो ये हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। तो आप सिंपली यहाँ पर करो क्या, इसको कट कर दो और यहाँ पर चले जाओ। तो अभी देखो, पहले जो यहाँ पर हमारा क्या था, पिप था, सेटअप टूल्स था, लेकिन अभी क्या हो गया, Django आ गया है, एसक्यूएल पर्स आ गया है, TZ डेटा आ गया। तो ये जो है Django क्या है, Django तो अपने साथ साथ इंस्टॉल होता है और एक हमारा क्या है, Django के अंदर में एक हमारा एसक्यूएल डेटाबेस भी क्रिएट होता है। तो वो उस Django का फ्रेमवर्क के साथ उस डेटाबेस का कनेक्शन के लिए जो एसक्यूएल पर्स की जो आवश्यकता होती है वो भी ऑटोमेटिकली आपको दे देता है, जिसका वर्जन है 0.4.2, राइट। तो अभी आप इसको काम करो, ओके मार दो और इस लाइन पे चले जाओ, ठीक है। तो अभी जैसा मैंने पहला वाला लाइन जो कमांड इसमें रन कराया था वो क्या था हमारा, Django -admin स्पेस हाइफन वर्सन। अभी मैं इसको चेक करूंगा तो देखो अभी क्या है, यहाँ पर पहले क्या बता रहा था, Django admin इज नॉट रिकॉग्नाइज एज ए इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, बट आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ माई Django admin अभी यहाँ पर क्या शो कर रहा है, 4.0.4। यानी कि इससे मुझे ये कंफर्मेशन हो गया कि हमारा Django जो है वो करेक्टली हमारे मशीन इन्वायरमेंट के अंदर में इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, CLS मारा और मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अभी क्या है कि Django में आपको क्या है, कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर में भी कुछ कमांड्स लिखते रहने पड़ेंगे ताकि आप क्या है कि कंफर्टेबली आप वर्क करते रहो। तो अगर आप यहाँ पर Django अगर एडमिन लिखते हो तो आपको क्या लिखेगा, यहाँ पर कुछ आपको नोट्स आएंगे, राइट। तो क्या क्या अवेलेबल सब कमांड्स है जिसके ऊपर आप Django एडमिन को लेकर वर्क कर सकते हो। तो बहुत सारे कमांड्स है। अभी 4.3.5 में इतने सारे कमांड नहीं थे, अभी कुछ कमांड्स इसके जुड़ गए हैं, तो जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, जैसे मेक माइग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है डेटाबेस को एक्टिवेट करने के लिए, फिर उसके बाद माइग्रेट करने के लिए, ठीक है ना। तो ये सब धीरे धीरे मैं हम लोग समझेंगे अपने प्रोजेक्ट में क्या है। तो सबसे पहले जो है मैंने क्या बताया कि हम लोग आज अपना एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो आप जब प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसके लिए क्या करते हो, तो सबसे पहले जो ये देखिए यहाँ पर एक कमांड है स्टार्ट प्रोजेक्ट, राइट। और ऐप बनाने के लिए क्या है, स्टार्ट ऐप। तो मैं ये दोनों दिखाऊंगा कैसे प्रोजेक्ट बनाया जाता है और कैसे ऐप बनाया जाता है और कैसे आउटपुट शो किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, मेरे को प्रोजेक्ट बनाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे, उस प्रोजेक्ट के अंदर में ऐप बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं साइड में अपना वर्ड पैड खोल देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि क्या है कि मैं इन सारी चीज़ों को लिखता भी रहूँ, ताकि क्या है कि आप लोगों को ये फाइल दे दूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको पूरा का पूरा इसको यहाँ से कॉपी मारता हूँ, अगर ये कॉपी हो जाए तो ठीक है। फाइन, ये ऐसे नहीं होगा, कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। मैं यहाँ पर कमांड लिख देता हूँ। पहला क्या है आपका, Django एडमिन वर्सन, राइट। आप वर्सन चेक कर लो, it will show the current version of Django, right।
नेक्स्ट क्या है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ सुविधा के लिए आप लोग को। नाउ नेक्स्ट इज Django admin start project and then project name, राइट। तो अभी क्या लिखना है, हम लिखना है Django admin start project प्रोजेक्ट नेम, राइट। तो आप आ जाइए अपने पाईचाम के अंदर में, तो यहाँ पर क्या कमांड है हमारा प्रोजेक्ट बनाने के लिए, स्टार्ट प्रोजेक्ट। तो आप यहाँ पर लिखो Django हाइफन एडमिन देन कमांड स्टार्ट प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट का नाम, तो मैंने यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम दिया डिटेल, ठीक है ना, डिटेल, इसे मैंने स्टूडेंट का STU नाम दे दिया, ठीक है ना। STU प्रोजेक्ट का नाम क्या रहेगा हमारा STU। जैसे आप इसको करोगे तो क्या बता रहा है ये अननोन कमांड, अच्छा कुछ मैंने स्पेलिंग गड़बड़ कर दिया है, कोई बात नहीं। तो इसको मैं थोड़ा सा करता हूँ PROJECT प्रोजेक्ट STU, ठीक है। तो अभी क्या है आपका ये जो प्रोजेक्ट है क्रिएट हो चुका है, ठीक है ना। अभी आप क्या करो, इसको ये वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, इसको ऐसे करो और फिर इसके बाद ऐसे करो, देखो यहाँ पे एक STU बोल के एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। अब इसको समझते हैं इसमें है क्या। तो जैसे आप STU बना लोगे तो ये जो है एक आपका पहला फोल्डर क्या था स्टूडेंट, उस स्टूडेंट के अंडर में एक प्रोजेक्ट एक फोल्डर बना STU जो कि प्रोजेक्ट का फोल्डर है, उसके अंदर एक STU का फोल्डर बना, ठीक है ना। तो अगर आप इसके ऊपर वर्क करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको इसके अंदर इंटर करना पड़ेगा। तो इसके अंदर इंटर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, CD STU, राइट। और ये क्या हो गया, हम लोग STU के अंदर आ गए। अगर आप ऐसे नहीं करते और अगर चेक करते DIR अगर चेक करते तो देखो यहाँ पर क्या क्या दिखा रहा है, यहाँ पर दिखा रहा है STU है, वर्चुअल इन्वायरमेंट है, आइडिया है। लेकिन मेरे को आना किसके अंदर है, STU के अंदर में आना है। तो STU के अंदर में कमांड प्रॉम्प्ट क्या देता है, CD STU, और यहाँ पर क्या हो गया, हम लोग STU के अंदर में आ गए। अब आप इसका डायरेक्टरी चेक करते हो तो अभी देखो आपको क्या क्या दिख रहा है इसके अंदर। इसके अंदर दिख रहा है एक STU का फोल्डर है, एक manage.py है, और आपका नथिंग कुछ नहीं है, डॉट और डबल डॉट यहाँ पर शो कर रहा है, हिडन फाइल है, ठीक है ना। तो अभी क्या मैंने जैसे बताया कि आपने जैसे STU के अंदर पे आ गया और ये क्या है आपको manage.py आ गया, तो आपका ये प्रोजेक्ट सही वर्क कर रहा है कि नहीं। तो इसके लिए क्या है, हमारे पास एक कमांड है Django एडमिन। अगर आप करते हो तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको एक कमांड मिलेगा, सॉरी यहाँ पर ये देखो, यहाँ पे लिखा है रन सर्वर। ये रन सर्वर क्या होता है, रन सर्वर ये आपको हेल्प करता है, एक बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक सर्वर प्रोवाइड करता है आपके Django के प्रोजेक्ट को, एक वर्चुअली आप उसको चेक कर सकते हो कि आपका प्रोजेक्ट कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है ना। तो उसको कैसे यूज़ करते हैं वो मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर उस सर्वर को, उस कमांड को यूज़ करने के लिए हम लोग जो कमांड लिखते हैं वो लिखते हैं पाइथन manage.py रन सर्वर, ठीक है ना। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, पहले तो हमने प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट बनाने के बाद क्या हुआ, उस प्रोजेक्ट वाले फोल्डर के अंदर पे गए, और अंदर पे जाने के बाद देखिए यहाँ पर क्या है, आपको एक manage.py फाइल दिख रहा है। तो इस manage.py के थ्रू ही क्या करेंगे, हम अपने रन सर्वर को रन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, पाइथन manage.py रन सर्वर। जैसे आप इसको हिट करोगे, जैसे आप इसको हिट करोगे तो आपको एक बाय डिफ़ॉल्ट HTTP देगा 127.0.0.1:8000। आप इस पर क्लिक करो तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका एक वेब पेज खुलेगा और वहाँ पर लिखा होगा द इंस्टॉल वर्क सक्सेसफुली, कॉन्ग्रेचुलेसन, यू आर सीइंग दिस पेज बिकॉज डिबग इक्वल टू ट्रू। अभी क्या है, ये आपको एक बाय डिफ़ॉल्ट पेज देगा। इसमें अभी क्या है, आप ट्यूटोरियल पे भी जा सकते हो, Django का डॉक्यूमेंटेशन में जा सकते हो, Django के कम्युनिटी के अंदर में जा सकते हो। ये पूरा लिंक आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो ये क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो Django है हमारा सही से वर्क कर रहा है। और Django क्या है, हम लोगों को एक बाय डिफ़ॉल्ट हम लोगों को एक पोर्ट देता है 8000, उस 8000 के पोर्ट में हमारा ये पूरा Django का प्रोजेक्ट रन करता है। चलिए आइए, हम लोग अब तक इतना दूर तक समझ गए हैं, और इसका कमांड जो है वो मैं आप लोग के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ। तो इसको लिए कैसे लिखा जाता है, अगर आप अपना सब कुछ अगर कर लियो तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे CD करके, और हमने जो प्रोजेक्ट बनाया था STU उसके अंदर चले जाना है। तो ये क्या करेगा, इट विल हेल्प यू टू गो इनसाइड द प्रोजेक्ट फोल्डर, ठीक है। मैं सारी चीज़ लिख देता हूँ यहाँ पर, आप लोग बस पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद जैसे रन सर्वर को, अगर वहाँ पर आप एक बार DIR, जैसे आप CD मार के STU चले जाओगे तो वहाँ पर क्या होगा, आप STU फोल्डर के अंदर आ जाओगे। STU फोल्डर के अंदर जब आप आ जाओगे तो वहाँ पर DIR मार के एक बार चेक कर लेना। अगर DIR मारते हो वहाँ पर manage.py manage.py फाइल अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप समझ जाना कि वहाँ पर आपका पाइथन manage.py रन सर्वर वर्क करेगा, ठीक है ना। इट विल एक्टिवेट द पोर्ट 8000,
ठीक है ना, 8000 वाला पोर्ट को ये एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पाइथन मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर को रन करने के लिए। तो इतना दूर तक होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि और हमारे पास क्या क्या है इसको समझने के लिए। तो जैसा आपने जैसे प्रोजेक्ट बनाया, जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो एक प्रोजेक्ट का फोल्डर बनता है, और उस प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर में आपका क्या क्या फाइल आता है, आई एन आई टी डबल अंडरस्कोर आई एन आई टी डबल अंडरस्कोर डॉट पी वाई। ठीक है ना, तो ये आप एक पहला फाइल बनेगा। फिर इसके बाद होता है ए एस जी आई और एक होता है डब्ल्यू एस जी आई। तो ये क्या होता है, जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, उस प्रोजेक्ट को आप जब डिप्लॉय करते हैं तो उस समय इसकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना, तो अभी क्या है, अभी ए एस जी आई और डब्ल्यू एस जी आई के विषय में मैं उतना नहीं जाऊँगा डिटेल में, इसको बाद में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। मेन जो है, जो हम लोग कुछ भी करते हैं अपने प्रोजेक्ट में, तो वो होता है हमारा सेटिंग पार्ट। तो सेटिंग पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी में हम लोग क्या करेंगे, जितना भी चीज़ है हम लोग अपनी चीज़ों को इसी में ही समझेंगे कि कैसे हम लोग अपने चीज़ों को बनाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या क्या होता है, एक बार शुरू से हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, फॉर्म पाथ लिव इम्पोर्ट पाथ, राइट। तो ये आपका जैसे कि 4.0.4 वर्जन है, इसलिए आपको ये दिख रहा है। अगर आप इससे पहले वाले वर्जन में गए होते तो वहाँ पर इम्पोर्ट ओएस बोल के एक आता, ठीक है ना, बाय डिफ़ॉल्ट होता है। लेकिन अभी क्या है, अभी ये इम्पोर्ट ओएस हट चुका है। तो आप लोग एक काम करना है, यहाँ पर इम्पोर्ट ओएस कर लेना। ठीक है, अभी क्या है, बेस अंडरस्कोर डायरेक्टरी पाथ फाइल रिजॉल्व डॉट पेरेंट, राइट। तो ये किस लिए है, ये मैं पूरा बताऊंगा आप लोगों को। ये पाथ में आप लोग कैसे अपने HTML पेज जो आप अलग से बनाए हुए हैं उसका एक फोल्डर बना कर कैसे उसका डायरेक्टरी यहाँ पर दे सकते हो। सॉरी, सीक्रेट की जो है आपका एक डीजेंगो देता है। डीजेंगो ऐसे भी काफ़ी सिक्योर वेब फ्रेमवर्क है। तो ये आप जब भी बनाओगे तो ये आपको सीक्रेट की देगा। डिबग इसका ट्रू रहता है। और यहाँ पर क्या है कि जब कभी आप कोई भी ऐप बनाते हो तो उस ऐप को यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा, कि उस ऐप को आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जैसे क्या है, अभी ऑलरेडी मेरा एक सर्वर चल रहा है, तो आप एक काम करो, सर्वर को बंद करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल+C करोगे तो आपका सर्वर बंद हो जाएगा। आप CLS मारो और यहाँ पर क्या है, ऐप बनाओ। ठीक है ना, तो ऐप बना सकते हो अभी। तो मैं दिखा देता हूँ ऐप कैसे बनते हैं। अच्छा ठीक है, मैं और थोड़ा चीज़ इसमें समझा देता हूँ। तो इसमें और जैसे क्या है, टेम्पलेट है। तो ये टेम्पलेट जो आप यहाँ पर बनाओगे, वो टेम्पलेट को आप यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हो। WSGI एप्लीकेशन ये डिप्लॉय के लिए काम में आता है, ये बाद में हम लोग समझेंगे। जैसा मैंने पहले बताया कि आप जब वर्क करते हो डीजेंगो फ्रेमवर्क के अंदर में, तो वो आपको एक बाय डिफ़ॉल्ट डेटाबेस देता है। तो वो क्या देता है, db.sqlite3, ये डेटाबेस आपको बाय डिफ़ॉल्ट डीजेंगो के अंदर मिलेगा। ठीक है ना, तो आप जैसे इसको मेक माइग्रेशन और माइग्रेट करोगे ना, तो ये db.sqlite3 जो है वो डेटाबेस यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। और आप उस डेटाबेस के अंदर पे जाकर चेक कर सकते हो कि आपका क्या क्या टेबल बना है, क्या क्या कॉलम बना हुआ है। तो वो भी मैं दिखा दूंगा आपको। फिर उसके बाद यहाँ पर और कुछ खास है नहीं। हाँ, एक स्टैटिक यूआरएल है। स्टैटिक यूआरएल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक यूआरएल, सपोज आपने एक टेम्पलेट इंटरनेट से डाउनलोड किया, उस टेम्पलेट के अंदर में क्या क्या है, उस टेम्पलेट के अंदर में आपका HTML पेज index.html होगा, होम होगा, अबाउट होगा, ये सारे पेजेस होंगे। तो आप इस सारे पेजों को टेम्पलेट के अंदर में डाल दो। और उसके बाद क्या होगा, स्टैटिक फाइल के अंदर में क्या क्या हो सकता है, स्टैटिक में आपका जावा स्क्रिप्ट का कोड होगा, CSS का कोड होगा। तो वो जो होगा उसके लिए आप यहाँ पे एक अलग से स्टैटिक फोल्डर बनाना, और जितना भी CSS और जावा स्क्रिप्ट का फोल्डर होगा ना, वो उसके अंदर डाल देना। तो वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे किया जाता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर भी बताऊंगा कि कैसे स्टैटिक का लोकेशन को सेट किया जाता है। ठीक है, तो आज भले ही हम लोग उतना दूर तक ना जा सके, लेकिन क्या है कि फिर भी हम लोग लगभग अपने सभी चीज़ों को समझने का कोशिश करेंगे। तो इतना दूर तक तो हमारा ये हो गया। होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हमारा ये सेटिंग पार्ट, setting.py के अंदर में क्या क्या होता है। तो जैसा अभी मैंने बताया कि हम लोग एक फाइल बनाते हैं, एक ऐप बनाते हैं। तो आइए हम एक ऐप बनाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐप बनाने के लिए क्या लिखना पड़ता है, django हाइफन एडमिन स्टार्ट ऐप, राइट। आपने ऐप बनाया और ऐप का नाम दे दीजिए। मैंने ऐप का नाम दे दिया CAL। ओके, तो मैंने ये ऐप का नाम दे दिया। अभी आप जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको कुछ नहीं शो करेगा, लेकिन जैसे आप यहाँ पे स्टूडेंट में जाओगे और यहाँ पे स्टूडेंट वाले में जाओगे, तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, एक आपको ऐप भी मिल गया। ठीक है ना, अभी क्या है, यही ऐप आपने बनाया था, तो यहाँ पे एक ऐप क्रिएट हो गया। जिस तरह आपने STU बनाया था प्रोजेक्ट के अंदर में, तो ये प्रोजेक्ट के अंदर में आपको ये सारी फाइल मिले जिसमें setting.py है। लेकिन जब आप कैल के अंदर में चेक करोगे, तो यहाँ पर आपको कुछ अलग प्रोफाइल मिला होगा। यहाँ पर आपको admin.py मिला, apps.py मिला, models.py मिला, test.py मिला, views.py मिला। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी के लिए मैं models.py, अभी के लिए मैं केवल views.py क्या है वो बताऊंगा। और इसके अंदर एक और फाइल हम लोग क्रिएट कर लेंगे, वो है हमारा urls.py। तो वो भी क्रिएट कर लेते हैं। तो
ये जितने भी फाइल्स है ये क्या है, जब आप कोई ऐप के ऊपर वर्क करते हो ना, ये इसका डीजेंगो का बहुत अच्छा बेनिफिट फीचर है कि आप क्या करते हो कि आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, उस प्रोजेक्ट के अंदर में आप डिफरेंट डिफरेंट ऐप बना लो, ठीक है ना। एक ऐसा ऐप जो क्या करेगा, वो आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की चीज़ों को हैंडल करेगा। एक ऐसा ऐप जो आपका ऑनलाइन शॉपिंग की जितनी भी चीज़ें हैं उनको ये हैंडल करेगा। तो आप क्या कर रहे हो, आपका प्रोजेक्ट एक है, लेकिन आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट वर्क करने वाली चीज़ें हैं ना, उनके लिए अलग अलग ऐप बना लिए। और क्या है कि जब कभी आपको किसी चीज़ में अगर अपडेट करना होगा तो पर्टिकुलर क्या है, आपको केवल उस ऐप में पर्टिकुलर जाकर अपडेट करना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं है कि पूरे प्रोजेक्ट में जाकर पूरे प्रोजेक्ट को आपको अपडेट करना पड़ेगा, लाइक तो ये आपका एक बहुत ज़बरदस्त फ्यूचर है आपका डीजेंगो के अंदर में, कि उसके अंदर आप डिफरेंट ऐप बनाकर उसका डिज़ाइन कर सकते हो, उसके ऊपर वर्क कर सकते हो, ठीक है ना। तो अभी जैसा मैंने आपको बताया कि अभी हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ओके। फाइन। तो यहाँ पर जैसा कि आपने बताया, अभी आप एक काम करो, व्यूज़ में चले जाओ। मैं ये सारी चीज़ों को डिलीट कर देता हूँ। और ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर CAL जो आपको दिख रहा है, आपका जो ऐप है, उस ऐप के अंदर आप ऊपर में राइट क्लिक करो और यहाँ पर न्यू में जाकर एक पाइथन फाइल क्रिएट कर लो और उस फाइल का नाम दे दो URLs urls.py। अच्छा, ये किस लिए मैंने दिया, क्यों दिया, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब ये यहाँ पर मैंने ये नाम दे दिया। उसी तरह देखो, ठीक ये urls.py बोलकर आपका प्रोजेक्ट के अंदर में भी है, तो वैसा ही मैंने एक फ़ाइल इसके अंदर भी बना दिया urls.py। चलिए, बहुत अच्छा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखिए, आप जब व्यूज़ डॉट पी वाई के अंदर पे आते हो तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम django डॉट शॉर्टकट इम्पोर्ट रेंडर। तो ये रेंडर बेसिकली यूज़ होता है HTML पेज जब आप डिज़ाइन करते हो, उस डिज़ाइन पेज को रेंडरिंग करने के लिए, अपने सर्वर पे अपलोड करने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बार मैं सर्वर को एक बार अपलोड रन करता हूँ, पाइथन manage.py रन सर्वर, राइट। तो ये मैं रन किया और यहाँ पर एक बार चला जाता हूँ, तो ये क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, अभी ये क्या दिखा रहा है मेरे को, डीजेंगो ये दिखा रहा है। अभी पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा दिस इज़ माई फर्स्ट डीजेंगो क्लास, राइट। मैं ये मैसेज लिखूँगा और ये मैसेज यहाँ पर ये पूरा हट जाएगा और ये मैसेज मेरा यहाँ पर प्रिंट होगा। तो वो कैसे किया जाता है, एक बार ध्यान से आप लोग देख लीजिए। तो उसको करने के लिए क्या है, आप पहले एक काम करो, अपने ऐप के अंदर आ जाओ और ऐप के अंदर में एक फ़ाइल है आपका views.py बेसिकली, राइट। तो यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए आप लोग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डीजेंगो जो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर किस पे वर्क करता है, दिस स्ट्रक्चर बेसिकली वर्क ऑन MVT, राइट। So what is MVT? MVT is model and V is for view and T is for template, राइट। सो ये मॉडल व्यू टेम्पलेट के ऊपर बेसिकली वर्क करता है। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये ASP.NET जो है आपका 2008 या 9 का साल होगा। तब क्या होता था, हमारे पास जो वेबसाइट बनते थे वो सिंपली क्या बनते थे, हम लोग HTML CSS जावास्क्रिप्ट के ऊपर डिज़ाइन करके बैकएंड में एक हमारा डेटाबेस होता था SQL का, और उसके बाद उस पर हम लोग ऐड कर देते थे। लेकिन ASP.NET ने एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया था, वो था MVC, जो था आपका मॉडल व्यू कंट्रोलर, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेसिक डिफरेंस नहीं है, बस टी जहाँ पर हम लोग टेम्पलेट का यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर ये कंट्रोलर का यूज़ कर रहा है। तो ये आपका डिफरेंस था MVC और ASP.NET के फ्रेमवर्क में और डीजेंगो के फ्रेमवर्क में। तो मॉडल में क्या होता है, मॉडल में एक सिंपल मैं बताता हूँ। सपोज अगर आप एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो और आपने एक एम्प्लॉय का डेटाबेस बनाना है, तो एक एम्प्लॉय का क्या क्या डेटाबेस हो सकता है। एक एम्प्लॉय का आईडी हो सकता है, वो अगर किसी फैक्ट्री में वर्क कर रहा है, अगर वो एम्प्लॉय अगर उसका सैलरी होगा, उसका ब्लड ग्रुप होगा, तो लाइक इस तरह के क्या होंगे, उनके कुछ फ्यूचर्स होंगे, एम्प्लॉय का कुछ डेटा होगा। तो क्या है कि आप ये डायरेक्टली क्या करते थे, पहले हम लोग डेटाबेस में जाते थे और इस तरह का डेटाबेस बनाते थे, एसक्यूएल का क्वेरी लिखकर हम लोग इस तरह का डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस बनाते थे। डेटाबेस के अंदर में कॉलम क्रिएट करते थे। लेकिन क्या है कि आपको अब डेटाबेस में कॉलम क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्या करो, मॉडल के ऊपर कोड लिखो, मॉडल को आप माइग्रेट करो, माइग्रेशन कराओ डेटाबेस के अंदर, ऑटोमेटिकली उस मॉडल के हिसाब से वो डेटाबेस
बन जाएगा, टेबल क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो ये एक कॉन्सेप्ट आ गया। इसमें क्या है कि आपको अलग से स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज या आपको अलग से एक ऐसा एम्प्लॉय नहीं रखना पड़ रहा है जो डेटाबेस को हैंडल करेगा। आप डायरेक्टली मॉडल के ऊपर कोड लिखो, मॉडल क्या करेगा आपके लिए खुद ब खुद समझ जाएगा कि आपको पर्टिकुलर टेबल के अंदर में कितना कॉलम चाहिए और उस हिसाब से वो आपका टेबल क्रिएट कर देगा। तो यही होता है हमारा MVT और MVC का कॉन्सेप्ट, राइट। सो ऑटोमेटिकली यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह से वर्क हो जाते हैं और काफ़ी अच्छी तरह से उसका आउटपुट भी बहुत अच्छी तरह से आता है। तो आज ये हम लोग यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि हम वहाँ पर अभी फर्स्ट लाइन अपना शो करेंगे। तो यहाँ पर करना क्या है, आप व्यू में चले गए तो व्यूज़ क्या करेगा, व्यूज़ आपका कोई भी चीज़ आप यहाँ पर वर्क करोगे ना वो उसको वहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा स्क्रीन के अंदर में। यानी कि आप यहाँ पर कुछ भी करो, यहाँ पर आप कुछ भी डालोगे, यहाँ पर आप कुछ भी लिखोगे, यहाँ पर वो आउटपुट करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ, हमारा जो पहला वाला जो लाइन है उसको मैं लिखता हूँ। ओके, सो फ्रॉम Django dot http import http response, राइट। मैंने ये लिखा, ठीक है। अभी मैं इसको लिखने के बाद क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ डेफ इंडेक्स, और यहाँ पे लिख देता हूँ रिक्वेस्ट, और यहाँ पे लिख देता हूँ रिटर्न। हर फंक्शन जो है रिटर्न करता है रिटर्न http रिस्पॉन्स, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज़ माई फर्स्ट Django स्टेटमेंट, राइट। मैंने ये स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा। अभी आपको क्या करना है, आपने क्या किया, एक व्यू के अंदर में आपने एक HTTP रिस्पॉन्स का एक फंक्शन क्रिएट किया जिसके अंदर आपने एक मैसेज पास किया, दिस इज़ माय फर्स्ट Django स्टेटमेंट, राइट। अभी ये जो आपने मैसेज प्रिंट किया, ये मैसेज आप यहाँ पर प्रिंट करना चाहते हो। अभी कैसे प्रिंट करोगे वो मैं दिखा देता हूँ। तो आपने जैसे ये बना दिया, अभी ये क्या है, जैसे आपने यहाँ पर व्यूज़ में लिखा, ये व्यूज़ में क्या है, ये व्यूज़ आपका डायरेक्टली किस में जाएगा, आप अगर इस पर देखोगे, अगर सपोज़ यहाँ पर चले जाओ, अगर मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट के अंदर पे जाऊँ और प्रोजेक्ट के अंदर पे URLs दिखाऊँ, तो यहाँ पर देखो एक ऑलरेडी आपको एक URL मिल रहा है, admin.site.url। तो ये admin.site.url क्या है, एक बार यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर स्लैश मारते हैं और ये एडमिन डॉट देखते हैं, तो आपको ये Django का एक एडमिनिस्ट्रेशन फाइल मिलेगा, राइट। ये एडमिनिस्ट्रेशन फाइल क्या होता है, कैसे इसमें लॉगिन किया जाता है, कैसे लॉगिन और कैसे यूज़र नेम और पासवर्ड सेट किया जाता है, ये मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है ना। तो अभी के लिए क्या है, आप इसको समझ लो कि यहाँ पर आप जब जाते हो पाइथन के अंदर पे, आप जब अपने प्रोजेक्ट के अंदर पे जाते हो, प्रोजेक्ट के अंदर पे urls.py के अंदर जाते हो, तो आपको एक बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर एक एड्रेस मिल रहा है, URL मिल रहा है, ठीक है ना। अभी क्या करना है, आपने यहाँ पर भी एक व्यूज़ बनाया है, व्यूज़ के अंदर पे आपने यहाँ पे ये कमांड लिखा है रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स, दिस इज़ माय फर्स्ट Django स्टेटमेंट। आप इस लाइन को क्या करना चाहते हो, इस पेज में प्रिंट करना चाहते हो, ठीक है ना। तो इस पेज में प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपने इस आपको जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के URLs में उसका एड्रेस शो करना पड़ेगा, एड्रेस देना पड़ेगा। तो वो एड्रेस कैसे देते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहले आप एक काम करो, आप अपने एक प्रोजेक्ट का urls.py जो मैंने बनाया ना उसको आप बना लो, और उसके अंदर आप क्या करो, पहले वो कर लो, उसके अंदर कुछ कमांड कर लो। तो क्या क्या कमांड लिखना है, वहाँ पर लिखना है फ्रॉम Django.urls, राइट। तो आपने क्या किया, फ्रॉम Django.urls को आपने कॉल किया, इंपोर्ट कर दीजिए इसका पाथ। आपने क्या किया, एक Django URLs बोल के एक हमारा मॉड्यूल है उसको कॉल कर रहे हैं, और उस पर एक इंपोर्ट पाथ बोलकर एक पर्टिकुलर मॉडल है उसको आपने इंपोर्ट कर लिया। अभी क्या करते हैं, यहाँ पर आपने views.py बनाया ना, तो इस views.py को भी आप इसके अंदर कॉल कर लो, ठीक है ना। तो उसको कैसे करेंगे, फ्रॉम डॉट इम्पोर्ट व्यूज़, ठीक है, आपने इसको भी कॉल कर लिया, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब आपको URL पैटर्न का एक वो बनाना है। तो आप इसको देख लो, इसको देख के भी आप सीख सकते हो। तो देखो, आप जब इस तरह का अगर urls.py बना रहे हो, तो urls क्या होता है, एक लिस्ट होता है। लिस्ट किस पे हम लोग रखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में रखते हैं। तो इसको काम करो, इसको सिंपली कॉपी मारो, कॉपी मार के आप क्या करो, इसके अंदर पेस्ट मार दो, ठीक है ना। और ये वाला जो लाइन है ना, इसको यहाँ से डिलीट मार दो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। अभी आपका ये हो गया। अभी ये आपको क्या करना है, आपको ये वाला जो व्यूज़ के अंदर भी ये जो आपने लिखा है ना इंडेक्स डॉट रिक्वेस्ट, इसका एड्रेस यहाँ पर डाल दो। तो कैसे डालोगे, पाथ ब्लैंक डाल दो, इसको बाद में मैं बताता हूँ इसमें क्या लिखना है। और यहाँ पे लिख दो व्यूज़,
किसका, आपको व्यूज़ का डालना है। तो ये जो व्यूज़ में बनाया ना, ये व्यूज़ के अंदर में इसका जो एड्रेस है ना, आप इसमें अपने ऐप के अंदर डालना चाहते हो, व्यूज़ डॉट HTTP रिस्पॉन्स, राइट। आप इंडेक्स डाल दो। यहाँ पर देखो इंडेक्स, आपने फंक्शन क्या बनाया था वो आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर आता चला जाएगा। देखो यहाँ पर आ रहा है इंडेक्स डॉट रिक्वेस्ट। अगर आप व्यूज़ में जाओगे तो देखो आपने फंक्शन क्या बनाया था, इंडेक्स रिक्वेस्ट बनाया था, तो उसी को आप यहाँ पर डाल दो, व्यूज़ इंडेक्स रिक्वेस्ट, राइट। आप इसको इंडेक्स वाला, इसको ये जो ब्रैकेट आएगा ना, इसको डिलीट मार देना, इंडेक्स कॉमा डाल दो, नेम इक्वल टू इंडेक्स डाल दो, ठीक है, एक कॉमा डाल दो और इसको यहाँ पर सेव कर दो। ये आपका हो गया, यानी कि आपने अपना जो ऐप के अंदर जो urls.py लिखा था उसका कोडिंग आपने कंप्लीट कर दिया। अब आपको अपने ऐप में कुछ नहीं करना है। एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, एक बार इसको Ctrl+S मारा और मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ और ये वाला जो पोर्ट है इसको यहाँ से डिलीट मार के यहाँ पे लिखता हूँ। तो देखिए अभी कुछ मेरा लिखा हुआ नहीं आया, ठीक है ना। अभी क्यों नहीं लिखा आया, क्योंकि अगर आप यहाँ पे जाओगे तो ये जो हमने जो मेरा जो प्रोजेक्ट है, ये तो मैंने केवल अभी ऐप के अंदर काम किया। देखिए हमारा जो ये जो STU जो प्रोजेक्ट है, जो कि हमारा जो ऐप है जो STU प्रोजेक्ट के अंदर चल रहा है, उसके अंदर तो मैंने इसका एड्रेस डाला ही नहीं, CAL का एड्रेस अभी तक मैंने डाला ही नहीं। अभी इसको डालना होगा। तो कैसे डालोगे, यहाँ पर आप डाल दो इंक्लूड, ठीक है ना, इंक्लूड डाल दिया आपने और यहाँ पर आप एक ब्रैकेट ले लो, पाथ लिखो, पाथ, और यहाँ पर आप ले लो ब्रैकेट, यहाँ पर ले लो, कॉमा ले लो और इंक्लूड किसका, आप किसको इंक्लूड करना चाहते हो, CAL के अंदर जो urls.py है उसको आप यहाँ पर डालना चाहते हो। तो यहाँ पर डाल दो CAL.urls, राइट, और आपका यहाँ पर इसको आप सेव कर दो, ठीक है ना। अभी देखो आपका सर्वर जो है वो रीस्टार्ट हुआ। एक बार आप काम करो, यहाँ पर चले जाओ और यहाँ पर रीस्टार्ट मारो। देखो अभी क्या लिखा है, दिस इज़ माय फर्स्ट डिजेंगो स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो आपने जो ये जो पेज बनाया था ना, ये जो आपने यहाँ पर जो बनाया ना views.py, ये जो आपने यहाँ पर जो लिखा दिस ये आपका क्या हुआ, पहले गया CAL कॉल के अंदर में और इस कॉल के अंदर में फिर ये कहाँ गया, प्रोजेक्ट के अंदर में हमारा ये वाले पाथ में चला गया, ठीक है ना। अभी आप एक काम करो, इसके अंदर आप एक सिंटेक्स लगा दो H1 और यहाँ पर भी मार दो इसको H1, राइट। अभी आप इसको सेव मारो और सॉरी मिस्टेक है यहाँ पर, अभी आप इसको सेव मारो और यहाँ पर चले जाओ और यहाँ पर करो। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, दिस इज़ माय फर्स्ट डिजेंगो स्टेटमेंट, राइट। तो अभी होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये जो हम लोग लिखे हैं ये कैसे लिखा जाता है। आप लोग भी प्रैक्टिस करिएगा अपने साइड से, सक्सेसफुली 100% होगा, कोई घबराने की बात नहीं है। नहीं होता है तो मैं यहाँ पर हूँ, हम लोगों को सीखना है और अच्छी तरह से सीखना है। और मैं यहाँ पर आप लोगों को प्रॉमिस कर रहा हूँ कि अगर जिस तरह मैं बता रहा हूँ इस तरह अगर आप लोग सिंसियरली अगर मेरे साथ सपोर्ट में रहेंगे ना, तो आप लोग 1 महीना के अंदर, 1 महीना भी नहीं लगेगा, 20 दिन के अंदर आप लोग डिजेंगो के अंदर एक वेबसाइट बना के दिखा दोगे मेरे को, ठीक है ना। तो बी स्टे विथ मी, राइट। अभी क्या है, अभी तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर डिफ इंडेक्स रिक्वेस्ट दिखाया। अभी एक देखो यहाँ पर जब आप व्यू के अंदर में जाते हो तो एक बाय डिफॉल्ट फ्रॉम डिजेंगो डॉट शॉर्टकट इम्पोर्ट रेंडर आपको दिखाई देता है, ठीक है ना। तो ये रेंडर जो दिखाई देता है इसको आप कैसे करना है, क्या करना है, एक बार मैं उसको समझा देता हूँ, ठीक है। तो एक बार उसको देखते हैं कैसे उसको लिखा जाता है। तो आप एक काम करो, यहाँ पर जो है ना एक फ़ोल्डर बना लो, ठीक है ना, एक फ़ोल्डर डायरेक्टरी बना लो और उसका नाम दे दो टेम्पलेट, राइट। आपने टेम्पलेट दे दिया, ठीक है। आपने क्या किया, आपका जो प्रोजेक्ट था उस प्रोजेक्ट के अंदर में आपने एक डायरेक्टरी बनाया, डायरेक्टरी का नाम आपने दे दिया टेम्पलेट। उस टेम्पलेट के अंदर में जाओ और उस टेम्पलेट के अंदर में एक और डायरेक्टरी बना लो। किसके लिए बनाओगे, वो आपका जो ऐप है ना उसके लिए बना लो। तो यहाँ पर जाओ और यहाँ पर लिख दो डायरेक्टरी के अंदर में CAL, ठीक है ना, CAL, बस हो गया। अभी आपने क्या किया, पहले आपने प्रोजेक्ट के अंदर में टेम्पलेट बनाया, उस टेम्पलेट के अंदर में अपने CAL जो आपका ऐप है उस नाम का आपने एक बना दिया। अब इसके अंदर जाओ और यहाँ पर एक HTML फाइल बना लो और उस फाइल का नाम दे दो आपका index.html, सॉरी इंडेक्स तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है। आप एक काम करो, home.html मार दो, ठीक है ना। आपने एक होम पेज बना लिया, ठीक है। अभी आप यहाँ पर डाल दो वेब एप्लीकेशन, राइट। मैंने यहाँ पर टाइटल दे दिया और यहाँ पर दे देता हूँ मैं H1। so this is my first HTML page in Django server, right। मैंने यहाँ पे ऐसा एक मैसेज दे दिया, आपने यहाँ पर सेव कर देना।
अभी आपने क्या किया, HTML पेज दे दिया। अभी ये जो आपने ये जो फोल्डर बनाया है टेम्पलेट, ये टेम्पलेट समझेगा कैसे? डीजेंगो को तो समझाना पड़ेगा ना कि मैंने एक हमारे प्रोजेक्ट के अंदर में एक फ़ोल्डर बनाया है, उस फोल्डर का नाम टेम्पलेट है। तो आप यहाँ पे चले जाओ सिंपली, और यहाँ पर अगर मैं कोड नहीं भूल रहा हूँ तो एक बार चेष्टा करता हूँ। यहाँ सेटिंग के अंदर चले जाओ, और सेटिंग के अंदर में आप जब जाते हो तो यहाँ पर इम्पोर्ट कर लो, इम्पोर्ट OS कर लो, और यहाँ पर एक आप बना लो टेम्पलेट कैपिटल में, TEMPLATE_DIR इक्वल टू OS डॉट, सॉरी ये आप छोटा कर लेना, OS डॉट पाथ डॉट ज्वाइन, और यहाँ पर आप लिख दो बेस, जो आपका यहाँ पर जो है ना बेस DIR, बी बेस DIR कॉमा। अब आपने एक यहाँ पर जो टेम्पलेट बनाया ना, ये टेम्पलेट आपने यहाँ पर डालो, TEMPLATE टेम्पलेट, राइट, आपने यहाँ पर डाल देना है, और आपका काम कंप्लीट। ओके, यहाँ पर आप कंट्रोल एस मार दो। अभी आपने क्या किया, यहाँ पर आपने एक टेम्पलेट DIR बनाया जिसके अंदर आपने os.path.join बेस DIR, और ये जो फोल्डर आपने बनाया था उसका आपने एड्रेस यहाँ पर डाल दिया। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर इंस्टॉल्ड ऐप है ना, इस इंस्टॉल्ड ऐप में आप अपना नाम भी लिख दो वहाँ पर, सॉरी CAL, ये क्या था, हमारा ऐप का नाम है, तो आपने यहाँ पर ऐप का नाम भी कर दो, ये आपका यहाँ पर सेव कर दो। चलिए, और यहाँ पर जैसा मैंने बताया था, जब आप टेम्पलेट बनाओगे, यहाँ पर आपने जब टेम्पलेट के लिए एक एड्रेस बनाया, तो ये टेम्पलेट के लिए एड्रेस यहाँ पर आप डाल दो। तो यहाँ पर उसको DIR जो दिख रहा है ना, यहाँ पर आप डाल दो टेम्पलेट, TEM टेम्पलेट DIR, बस आपका यहाँ पर काम हो गया। ओके, तो आपने अभी क्या किया, आपने अपना एड्रेस यहाँ से सेटिंग कर लिया। सेटिंग के अंदर और कुछ काम नहीं करना है, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। यहाँ पर क्या है, आप जब डिजेंगो इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पर आपको इंपोर्ट OS अपना कर लेना है। यहाँ पर टेम्पलेट अंडरस्कोर DIR इक्वल टू OS डॉट पाथ डॉट ज्वाइन बेस अंडरस्कोर DIR, और टेम्पलेट, टेम्पलेट क्या है, टेम्पलेट जो फोल्डर आपने यहाँ पर बनाया है वो फोल्डर का नाम यहाँ पर आपको सिंपली देना है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद ये टेम्पलेट DIR बनाने के बाद क्या है, आप अपने यहाँ पर चले आओगे, यहाँ पर टेम्पलेट में, और यहाँ पर DIRs के अंदर में यहाँ पे ये लिस्ट होगा, ये एम्प्टी होगा, यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने टेम्पलेट अंडरस्कोर DIR का नाम लिख देना है और इसको सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद आपको क्या करना है, अपने HTML होम पेज में जाना है। ये आपका पेज यहाँ पर ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। व्यूज़ के अंदर जाएंगे, और व्यूज़ के अंदर में जाकर हम क्या करेंगे, एक और फंक्शन बनाएंगे, ठीक है ना। तो वो फंक्शन क्या होगा, डेफ होम request render right, render, okay, return, sorry, not a, it's a render, it's a return render, fine, return render request। ओके, अभी रिक्वेस्ट क्या है, आप एक क्या करना चाहते हो, आपने ये जो home.html पेज है, इसका रिक्वेस्ट आप क्या कर रहे हो, व्यू के अंदर भेज रहे हो। तो व्यू को कैसे पता चलेगा कि आपने ये क्या किया नहीं किया, तो टेम्पलेट तक का तो एड्रेस मेरा सिस्टम के अंदर मैंने डाला है, ठीक है ना। लेकिन अभी देखो टेम्पलेट के अंदर में क्या है, CAL है, और इस CAL के अंदर में होम है। तो अभी आपको यहाँ पर एड्रेस कैसे डालना है, आपको पहले बताना होगा कि आपका कहाँ पर है, तो वो CAL डाल दो और एक स्लैश डालो, और फिर उसके बाद वो जो फाइल है उसका नाम डाल दो, ओ home.html, राइट। बस आपने ये डालना है। अभी आपने ये डाला, आपका ये होम पेज हो गया। अब सीधा आप आ जाओ URL के अंदर पे आ जाओ, सॉरी CAL के URL के अंदर में आ जाओ। अभी क्या है, आपने जिस तरह इसके लिए होप आप लोग फंस नहीं रहोगे इस पे। जैसे आपने अभी क्या किया था, रिक्वेस्ट HTTP रिस्पॉन्स के लिए जैसा एक एड्रेस लिखा था CAL के अंदर में, अभी इसके लिए भी आपको एक एड्रेस लिखना है। तो सिंपली आप यहाँ पर जाओ और लिख दो पाथ, यहाँ पर इसका नाम दे देता हूँ मैं इंडेक्स, और यहाँ पर मैं इसका नाम दे देता हूँ होम, ठीक है ना। अभी मैं इसका नाम दे देता हूँ यहाँ पर व्यू डॉट होम रिक्वेस्ट नेम इक्वल टू होम, कंट्रोल एस मारो, ठीक है। अभी आप सिंपल यहाँ पे जाओगे, और यहाँ पर अगर आप इसको रन करोगे तो देखो अभी क्या है, अभी आपको दिखा रहा है पेज नॉट फाउंड 404, ये एरर नहीं है। अभी आपको क्या है, यहाँ पर कुछ एड्रेस दे रहा है। अगर आपको एडमिन में जाना है तो एडमिन मारो, अगर आपको इंडेक्स में जाना है तो इंडेक्स मारो, अगर आपको होम में जाना है तो होम में मारो। तो मेरे को किस में जाना है, मैंने यहाँ पर क्या बनाया है, अपना होम का एक HTML पेज बनाया है,
ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे चले जाओ तो ये क्या बनाया मैंने, एक होम पेज बनाया है HTML पेज। इस पेज में मैंने ये मैसेज पास किया है, दिस इज़ माई फर्स्ट HTML पेज इन Django सर्वर। मेरे को ये प्रिंट करना है और ये कॉल हो रहा है कि नहीं वो देखना है। तो आप यहाँ पर स्लैश मारो और यहाँ पर लिखो होम, राइट। अभी देखो यहाँ पर क्या शो कर रहा है, दिस इज़ माई फर्स्ट HTML पेज इन Django सर्वर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि आपने जो HTML पेज बनाया था वो HTML पेज आपने टेम्पलेट के अंदर में डाला था, वो Django क्या कर रहा है, एड्रेस के थ्रू एक्सेस करके उसका आउटपुट शो कर रहा है, ठीक है ना। तो दिस इज़ द वे ऑफ क्रिएटिंग आवर HTML पेज एंड एंड HTTP रिस्पॉन्स पेज। होप आप लोगों को ये वाला सेशन समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा कि कैसे आप Django के अंदर में एक HTML पेज को बना रहे हैं और कैसे आप इसको रीड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं पूरा का पूरा आप लोगों को Django के अंदर क्रूड ऑपरेशन दिखाऊंगा, जिसमें क्या है, कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं डेटाबेस को, कैसे क्रिएट करेंगे, रीड कैसे करेंगे, अपडेट कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे। तो ये तो हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हमारा वर्क है वो वर्क ये है कि हम लोग Django का जो सेटअप है अपने मशीन के अंदर वो सही तरीके से करें। अगर वो सही तरीके से नहीं होगा तो हम लोगों को ये पूरा का पूरा चीज़ समझने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो सेटअप करना है हमको हमारे मशीन के अंदर में सबसे पहले। और ये जो पूरा का पूरा चीज़ जो मैंने अभी बताया आप लोगों को, ये पूरा आप लोगों को लाइन बाय लाइन प्रैक्टिस कर लेना है। तो क्या होगा, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हो सकता है करते समय आपका कुछ एरर आ जाए, या हो सकता है फर्स्ट टाइम में ही आपका पूरा का पूरा आउटपुट आ जाए। वेरी गुड, एरर आता है तो भी बहुत अच्छा, नहीं आता है तो भी बहुत अच्छा। और प्रॉब्लम होगा तो कांटेक्ट में रहिएगा। आज का क्लास, आज सैटरडे है तो आज हम लोग इतना ही दूर तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास जो होगा हम लोग का, कल हम लोग का मीटिंग है जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर में हम लोग का फिर से एक बात करेंगे, जिसमें ब्लॉकचेन के ऊपर में न्यूज़ क्या है, कैसे हम लोग ब्लॉकचेन के एक कॉन्सेप्ट को इनबिल्ड कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। और एक ग्रुप मेरा बना हुआ है जो हमारे डेटा साइंस के ऊपर में है, और एक ग्रुप है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर में। तो वो ग्रुप के अंदर में वर्क नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट वीक मैं कोशिश करूँगा कि डेटा साइंस के ऊपर में भी कुछ डिस्कशन किया जाए, और डेटा साइंस के ऊपर में भी कुछ बातें किया जाए। तो जिसमें क्या है, एक डेटा साइंस के ऊपर में एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोग का है प्लांट डिजीज डिटेक्शन, राइट। तो ये पूरा का पूरा टेंसर फ्लो और केरस के ऊपर में डेटा काफ़ी बड़ा है। तो इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, कैसे हम लोग इसके ऊपर विजुअल, कैसे हम लोग इसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को समझेंगे। फिलहाल आज अभी के लिए इतना, और आप लोग अपने साइड से प्रैक्टिस करिएगा। सर, सर मेरा एक प्रॉब्लम था सर कि आज